जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास के अंदर हम एक्सेल को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक्सेल के जो फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको एक दफ़ा हम अगेन देखेंगे, ताकि अगर आपका कोई डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल क्यों यूज़ किया जाता है, हम उस तमाम चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन, और मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे आपको पता होना चाहिए इंटरफेस के बारे में। तो आपको तमाम चीज़ें पता है, वर्ड के अंदर बता दी थी। कस्टमाइज क्विक एक्स टूल बार, टैब्स आपके सारे, टाइटल बार आपके सारे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आपके पास आ रहा है राइट साइड पे, और ये आपके पास विंडो बटन्स आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह से नीचे आपके पास पूरी ये होम की रिबन है, और ये होम की रिबन के अंदर ग्रुप्स हैं, कीबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। उसके नीचे अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे नेम बॉक्स, जहाँ पे A1 जो सेल हमारा एक्टिव होता है, या जिस सेल पे हमने क्लिक किया होता है उस सेल का एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी सेल का एड्रेस लिख के वहाँ पे क्विकली जंप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ B10, तो ये मैं क्या करूँगा, B10 वाले सेल पे आ जाऊँगा। ये देखें, B10 लिख के मैं एंटर करता हूँ तो वो B10 वाले सेल पे आ जाए। यहाँ पे उसके आगे अगर आप देखें नेम बॉक्स के आगे, तो ये फार्मूला बार, ठीक है, तो यहाँ पे आपके फार्मूला शो होते हैं। ठीक है, अगर मैं 9 अभी लिखता हूँ या 2 लिखता हूँ तो अभी फिल वक्त वो 2 शो करेगा, बट इसके पीछे अगर आपने कोई फंक्शन या फार्मूला अप्लाई किया होगा तो वो फार्मूला फंक्शन आपके पास शो करेगा, आपको उसकी वैल्यू नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है, तो मैंने क्या किया, इक्वल का साइन, ठीक है, 2 + 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है, आप देख सकते हैं। बट जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फार्मूला बार के पीछे मुझे वो बताएगा जो इसके ऊपर आपने फार्मूला या फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, क्लियर। अच्छा जी, अब हमें नंबरिंग चाहिए, सीरीज चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक। तो उसके कुछ हमने पैटर्न्स देखे थे, किस तरह से हम नंबर इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। हमने क्या किया, 1 लिखा, एंटर किया, 2 लिखा, इन दोनों सेल्स को हमने सेलेक्ट किया, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे जहां तक हमें नंबर चाहिए वहां तक हम ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा हमने पैटर्न देखा था कि हम 1 लिखें, ठीक है, और क्या करें, कंट्रोल की प्रेस करके नीचे जहां तक हमें नंबर चाहिए हम ट्रैक करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था 1 लिखा और हमने विदाउट एनी की प्रेस किए हुए इसको नीचे ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है राइट साइड पे ऑटो फिल ऑप्शन, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और फिल सीरीज। इसी तरह से हमें 1 से लेके 11 तक कोई नंबर चाहिए, तो हमने क्या 1 लिखा, ठीक है, फिल में हम आए, फिल में आने के बाद यहाँ पे आपका सीरीज आ रही है, और यहाँ पे हमने उसको बता दिया रोज वाइज सीरीज चाहिए या कॉलम वाइज सीरीज चाहिए। तो मैंने स्टॉप वैल्यू 11 कह दी और मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें, और इसने हमें इस तरह से दे दिया, तो हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, हमें कॉलम वाइज चाहिए, तो मैंने इसको, ये देखें, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास पैटर्न्स हैं। इसी तरह से फिर मुझे तमाम जो डाटा है उनको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से ऑल शीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर अगर आप कंट्रोल A का की प्रेस करते तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपके सामने होगी, क्योंकि इसकी तमाम डिटेल्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। फर्स्ट टाइम अगर आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे किसी सेल के ऊपर, अगर यहाँ पे आपके ब्लैंक सेल आ जाता है या ब्लैंक रो कॉलम आ जाता है तो वो स्टॉप कर देगा। तो आपको 2 टाइम कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो वो आपके ऑल शीट को सिलेक्ट करेगा। अगर आप ब्लैंक सेल पर रख के कंट्रोल A करोगे तो वो 1 टाइम में ही क्या कर लेगा, आपकी शीट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 +, ठीक है, फाइव हमारे पास आ गया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस नीचे हमने 10 कर दिया, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब हमने देखा था, एक हमने सेल रेफरेंस देखा था और एक हमने कांस्टेंट वैल्यू देखी थी। एक्सेल के अंदर हमने सेल रेफरेंस और कांस्टेंट वैल्यू देखी थी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इक्वल का साइन, और मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 + 10 कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर 1। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल का साइन। आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन या फार्मूला लिखने से पहले आपको क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। विदाउट आप इक्वल के साइन के यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, ठीक है, 5 - 10, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास 5, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया, 5 / 10, तो ये देखें, और इसी तरह से मैंने क्या किया, 5 × 10, तो ये देखिए मेरे पास 50 आंसर आ गया। ये हमने क्या किया
ये हम जो हमने अभी पैटर्न यूज़ किया, ये हमने पैटर्न यूज़ किया कांस्टेंट वैल्यू, मतलब हार्ड कोड में वैल्यू दी है, इसका ऊपर वाली वैल्यू के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पे हमने क्या किया, हार्ड वैल्यू दी है। अगर हमें चेंज करना है इसका आंसर तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके फार्मूला में अपेयर होके फिर देन हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप किसी भी सेल की वैल्यू को या फंक्शन को एडिट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दें, या तीसरा आपको बताया था यहाँ पे फार्मूला बार पे आप क्लिक कर दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से चेंज करना चाहते हैं। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है इक्वल का साइन हमने लगाया। अब हम सेल रेफरेंस, मैंने क्या कहा कि इस सेल 5 के सेल में लिखा हुआ है C3 में, मैंने यहाँ पे C3 का सेल टाइप कर दिया, ऑपरेटर का साइन लगाया जो भी हमें काम करवाना है, और यहाँ पे 10 किस में लिखा हुआ है C4। आप खुद टाइप भी कर सकते हो और डायरेक्ट उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें एंटर किया, उसने मेरे पास आंसर दे दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको सेल का एड्रेस दे दिया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सब में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा था कांस्टेंट, ठीक है, और इसी तरह से ये आपके पास आ जाता है क्या, सेल का एड्रेस। आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं और इसी तरह से आप उसको क्या, हार्ड कोड वैल्यू भी कह सकते हैं। तो आप कांस्टेंट वैल्यू या हार्ड कोड वैल्यू आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक आप इसको खुद आके चेंज नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होगा। बट नीचे हमने क्या किया हुआ था, सेल का एड्रेस दिया हुआ था, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 की जगह 10 लिख देता तो मेरा आंसर ये देखे चेंज हो गया, बट ऊपर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी। इसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, ठीक है, इसको भी हम रहने देते, नीचे आ जाते हैं। हमने इसके अलावा कुछ फंक्शन देखे थे। हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं जल्दी से। और ठीक है, अच्छा, ये आपको पता है कोई भी फंक्शन आपने लगाना है तो ये क्या है, आपने इक्वल का साइन लगाया और आपने फंक्शन का नेम लिखा। जैसे ही आर लिखा तो आर से रिलेटेड आपके पास फंक्शंस आ गए, ठीक है। रैंड बिटवीन आपने फंक्शन, ये आपको बता भी रहा है ये क्या काम कर रहा है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर, जो स्पेसिफिक जो भी आप नंबर असाइन करोगे उसके बीच के वो क्या कर देगा, आपको नंबर जनरेट करके दे देगा। टैब की प्रेस कर सकते हो, या तो आप फुल फंक्शन लिख दें, या तो यहाँ पे माउस से आके डबल क्लिक कर दें। बात एक ही है, या तो मैं जो फंक्शन यूज़ करना है उसको मैं डाउन अप की से सिलेक्ट कर लूँ और टैब की प्रेस कर दूँ, या मैं उस फंक्शन के ऊपर माउस ले आऊँ, ठीक है, ये देखिए माउस का कर्सर ला के डबल क्लिक कर दूँ, देन बात वही है, या मैं पूरा फंक्शन लिख दूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इस फंक्शन के ऊपर लेके आए रैंड बिटवीन के ऊपर, और मैंने कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दी। जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की तो मेरे पास ये फंक्शन ओपन हो गया। अब ये पैरेंथेसिस है, जो आप राउंड ब्रैकेट है ना, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और ये आपके आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट पास करते हैं। मैंने बॉटम वैल्यू दे दी, मैंने कहा बॉटम वैल्यू 50 और टॉप वैल्यू मैंने दे दी 500। तो बॉटम मतलब मिनिमम, और जो टॉप आपका टॉप आ रहा है वो मैक्सिमम आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो। तो बॉटम और टॉप, मैंने कहा भाई मुझे 50 से लेके 500 तक का नंबर, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो हर दफ़ा मुझे वो ये कोई न्यू नंबर देगा। ये देख रहे हैं आप, ये मैं F9 से शीट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर दफ़ा मुझे क्या करेगा, न्यू नंबर। ऐसा नहीं कि ये यूनिक वैल्यू ही देगा, ये आपको फॉर एग्जांपल 188 अभी दिया तो कुछ 2-3 दफ़ा मैं रिफ्रेश करूँ तो उसके बाद मुझे 188 दे दे, ये कोई भी नंबर देगा। बट जो नंबर की लेंथ होगी वो 50 से 500 के दरमियान होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 40 नंबर शो कर दे या 600 वाला नंबर शो कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इस को मैं क्या कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, ये देखें। अब
आप मुझे बताएं, अब ये क्या है, ये मेरा फंक्शन है, ये वैल्यू नहीं है, ये मेरे फंक्शंस हैं। जैसे मैं शीट रिफ्रेश होगी तो मेरे पास क्या होगा, ये नंबर अपडेट होते रहेंगे। ये देखें, मैं चाहता हूँ इसको फंक्शन से वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ। आपको बताया गया था कि हम फंक्शन, किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपने इस डाटा को सिलेक्ट किया, ठीक है, इनको कॉपी किया Ctrl+C, और देन मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इसी जगह पे चाहिए, वरना अगर मुझे अलग चाहिए होता तो मैं अलग जगह पे पेस्ट कर दिया। मैंने यहीं पे Ctrl+V कर दिया, और राइट बॉटम पे डाटा पे देखोगे तो हमारे पास कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट वैल्यू, तो ये हमारे पास वैल्यू में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं शीट को रिफ्रेश करता हूँ तो अब कुछ भी नहीं होगा, ये देखो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हार्ड कोड वैल्यू होगी। पहले अगर ये मैं Ctrl+Z करता हूँ तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर, यहाँ पे तो आपके पास 440 नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप, बट इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पीछे आपके क्या आ रहा है, फंक्शन शो हो रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो मेरे पास ये पूरे के पूरे नंबर चेंज हो गए, 10 लिखा तो मेरे पास पूरा नंबर, 80 लिखा मेरे पास नंबर चेंज हो गए। अब मैं इसको वैल्यू में जब कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इसको अपडेट नहीं करेगा। ये देखिए, मैं अगेन आता हूँ, मैंने यहाँ पे 20 लिखा, कुछ भी नहीं किया, 10 लिखा, कुछ भी नहीं किया, 80 लिखा, कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अब ये फंक्शन नहीं है। ये देखिए, अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको इनको प्लस करना है, जमा करना है। ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं, आप शॉर्टकट की से भी इसको प्लस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, अगर मैं बात करूं तो एक एक सेल, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, प्लस ये सेल, 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 और प्लस ये सेल। एंटर किया, मेरे पास आंसर आ गया। ये काम मैं फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ, ये काम मैं फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन मीन्स के जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जैसे हम सम का, रैंड, बिटवीन का हमने देखा था, ये हमारे पास फंक्शन होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो इसको हम नॉर्मल फार्मूला कंसीडर कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल का साइन लगाया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सम। ठीक है, SUM। मैं कंप्लीट भी लिख सकता हूँ, कंप्लीट लिखने के बाद मैं टैब का बटन प्रेस कर दूँ। ठीक है, टैब की प्रेस नहीं करनी तो मुझे पैरेंथेसिस ओपन करने पड़ेंगे। मैंने पूरा सम लिखा और शिफ्ट 9 का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास पैरेंथेसिस ओपन कर देगा। ये देखें, इससे पहले वो मुझे फंक्शन की लिस्ट दे रहा है, कि वो मुझे कह रहा है कि भाई इसमें से जो भी फंक्शन आपने यूज़ करना है वो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सम ही करना है तो मैं या तो टैब की प्रेस कर दूँ या तो मैं शिफ्ट 9 की प्रेस कर दूँ, दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, या डबल क्लिक कर दो जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपका नंबर 1 आ रहा है, आप यूं भी इसको इंडिविजुअली एक एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अच्छा, हम ऐसा करते हैं, सब पे डाटा सेम कर दें ताकि आंसर भी हमारा सेम आए, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें, ठीक है। अब दूसरा काम में क्या है कि अगर हम बस बहुत से ज़्यादा वैल्यू, जैसे कि अगर हम यही बात करें तो ये भी हमारे पास 8 से 10 वैल्यू, और हमें इंडिविजुअली एक एक को हमने अभी तक सिलेक्ट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सम पे आते हैं तो वो कह रहा है एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। जो आप उसको रेंज असाइन करोगे तो उसके अंदर जितने भी नंबर होंगे उसको वो क्या कर देगा, ऐड कर लेगा। ये हमारी रेंज है, मैंने उसको क्या रेंज असाइन कर दी, E16 से E24। ठीक है, E16 से E24। अब एंटर क्लिक कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब इसके अंदर आप मल्टीपल सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई ये रेंज थी, अब ये वाला सेल है, या हार्ड कोड में वैल्यू है, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। अब ये क्या करेगा, 25, 50, 300 इसके अंदर जमा कर देगा, इसके अंदर 300 जमा हो जाएंगे। ये देखो, देख रहे हैं आप, इस तरह से मैं इस फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट आ रहे हैं, मैं वहाँ पे रेंज भी असाइन कर सकता हूँ, सेल एड्रेस भी असाइन कर सकता हूँ, और हार्ड कोड में वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास शॉर्टकट की होती है ऑल्टर इक्वल का, तो आप ऑल्टर इक्वल की प्रेस करके ऑटो सम भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको की समझ याद नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे होम के टैब के अंदर एडिटिंग के ग्रुप के अंदर आपका सारा ऑटो सम, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, देन तब भी उसने क्या कर दिया, आपको ऑटो सम कर दिया। मैं यहाँ पे रख के ऑटो सम करूँगा तो वो इसको रो वाइज कर देगा। ये देखें, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका हो गया सम का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था काउंट ए, काउंट ब्लैंक। जी, क्या डिफरेंट होता है काउंट, ठीक है, और काउंट ए में क्या डिफरेंट है, कौन बताएगा, काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंट है?
काउंट नंबर वाले सेल को शुमार करता है और काउंट ए इन सेल को शुमार करता है जो एम्प्टी ना हो। ओके, अच्छा जी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जो डाटा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर, चलो रो को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक थोड़ा सा आपके पास इस तरह से हो गया। और मुझे मैं काउंट का फंक्शन लगाता हूँ, तो काउंट का फंक्शन क्या करता है, क्या करता है, क्या कह रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये सिंटैक्स जो भी आपने फंक्शन यूज़ करना है, जब तक आप लर्निंग स्टेज में हैं तब तक आपने ये सिंटैक्स लाजमी पढ़ना है। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर, मतलब कंटेन नंबर, ये ओनली नंबर्स को क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। ये काउंट का फंक्शन क्या करता है, ओनली नंबर जो आप उसको रेंज असाइन करते हो उसके अंदर वो क्या करता है, जिन रेंज, इस रेंज के अंदर जो नंबर्स होंगे बस क्या करेगा, उसी को काउंट करेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 और 4। देखा आपने, हमारे पास क्या आंसर आया, 4 आंसर आया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं इसको दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने ख़त्म किया और यहाँ पे देखो सम लगा रहा हूँ, तो यहाँ नंबर 1 नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आर्गूमेंट, ठीक है, इसके अंदर हम आर्गूमेंट देते हैं। अब नंबर 1 नंबर 2 आप उसके अंदर रेंज भी असाइन कर सकते हैं, हार्ड कोड के अंदर वैल्यू भी दे सकते हैं और उसके अलावा आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पे काउंट का फंक्शन यूज़ किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, वही चीज़ है, नंबर 1 नंबर 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2 वही चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, रेंज असाइन करना चाहते हो रेंज असाइन कर दोगे, ठीक है, और इसके साथ आपने कोई हार्ड कोड वैल्यू देनी है वो भी आप दे सकते हो, और उसके साथ आपने कोई सेल एड्रेस, सेल का एड्रेस देना है तो वो भी आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप एक ही आर्गूमेंट दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैल्यू 1, ठीक है, मैं वैल्यू 1 देने के बाद जैसे ही कॉमा लगाऊंगा तो वैल्यू 2 आपके पास हाईलाइट होगी, फिर इसी तरह से मैंने वैल्यू 2 सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया तो वो वैल्यू 3 आपके पास हाईलाइट होगी। तो कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे हम एक ही आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हम 2 आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हम 3 आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हम 10 आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम कितने आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, 255। मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए मुझे ये बता रहा है 255 आर्गूमेंट आप पास कर सकते हैं। 1 से लेके 250 टाइम आप क्या कर सकते हैं, किसी सेल का एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या हार्ड कोड में वैल्यू दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से काउंट ए का फंक्शन हमने देखा था, काउंट ए का फंक्शन क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, काउंट ए आपको कब लगाना है, जहाँ पे आप चाहते हैं टेक्स्ट भी हमारा काउंट हो जाए, उसमें जो आप रेंज देना चाहते हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू है वो भी काउंट हो जाए और नंबर वैल्यू भी काउंट हो जाए, तो उसके लिए फिर आप काउंट ए का फंक्शन यूज़ करते हैं, नोट आके काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। क्यों 8 आ गया, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंट ए का जब फंक्शन आप यूज़ करोगे तो वो नंबर्स को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी काउंट करता है। किस चीज़ को काउंट नहीं करता, एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिख दूंगा तो ये देखें काउंट कर लेगा, ठीक है। मैं टेक्स्ट लिख दूंगा देन तब भी इसको ये देखो काउंट कर लेगा, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूंगा तो कुछ भी नहीं करेगा, बट मैं जैसे ही नंबर लिखूंगा इसके अंदर तो ये काउंट कर लेगा इसको, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था काउंट इफ का फंक्शन, जी काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ जी काउंट इफ अब अगर आपको कहीं पे कंडीशन के मुताबिक कोई चीज़ काउंट करनी है, ठीक है,
काउंट इफ आप फंक्शन तब यूज करोगे जहां पे आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई चीज काउंट करनी है, ठीक है। जैसे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और उसके अंदर से आपको खाली कौन से फ्रूट को काउंट करना है, मैंगो वाले फ्रूट को काउंट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, उसके अंदर आपने टी शर्ट को काउंट करना है, कितनी टी शर्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके बहुत सारे नंबर्स हैं, उसके अंदर आप किसी स्पेसिफिक नंबर को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सारा काम आप क्या करते हैं काउंट इफ से, ठीक है। काउंट इफ के अंदर आपके 3 आर्गुमेंट्स आते हैं जिन चीज़ों का आपने याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से, हम वहां पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा काउंट इफ, ठीक है। अच्छा तीन मैंने कह दिया, 2 रेंज और क्राइटेरिया। अब रेंज क्या है, आप इसके अंदर आप इंडिविजुअली एक एक सेल नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये देखें, आप इसके अंदर एक एक सेल सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको रेंज असाइन करनी पड़ेगी। आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, रेंज असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज असाइन कर दूंगा, और मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा कॉमा दिया। अब क्राइटेरिया क्या, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन मैंने इन्वर्टर कॉमा के अंदर दे दिया ग्रेटर देन क्या 50। मुझे इस रेंज में क्या मालूम करना है कि इस रेंज में 50 से अबव वाले कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन लगा दिया और मुझे बता दिया 5। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 आ रहा है, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे 99 को कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, 99 को मैंने 50 कर दिया तो फिर क्या आएगा, फोर आएगा। क्यों, हालांकि हमने कंडीशन तो 50 की दी थी, हमने ग्रेटर देन का, अगर हम 50 वाले को भी काउंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, हम क्या करेंगे इक्वल का साइन लगा देंगे। ये देखिए 5 हमारे पास आ गया, ठीक है। नहीं हमने ग्रेटर देन 50 कहा था ना। अब हमारे पास अगर मैंने यहाँ से इक्वल का साइन नहीं लगाया था, मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया था, 5 नहीं आएगा, ठीक है। 5 बाद में आएगा जब मैंने इक्वल का साइन लगाया। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी कंडीशन असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं, आपने सेल का एड्रेस दे दिया कोई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेल का एड्रेस दे दिया, ठीक है, मैंने ये दे दी कंडीशन, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ख़त्म किया। अब मैंने कहा भाई जो भी इस सेल के अंदर कंडीशन नंबर लिखोगा ना उसको तुमने देखना है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कहा ग्रेटर देन और मैंने इन्वर्टर कॉमा लगाया, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, इन्वर्टर कॉमा, और मैंने क्या कर दिया एंड का साइन लगा दूंगा, ठीक है, और ये सेल का एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। एंटर किया 0 आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50 तो मेरे पास देखे 5 आ गया। अगर मैंने 60 लिखा तो मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड का साइन नहीं लगाता तो ये देखो ये आपको एरर देता, ठीक है। एंड का हम क्यों यूज़ करते हैं, ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। तो हमने उसको ज्वाइन करना है कि एंड ये भी एंड ये भी, ठीक है। तो इसलिए आपको एंड का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आपको समटाइम ना समझ में आए कि एंड का साइन किस तरह से समझ में नहीं आ रहा और आपको इसी तरह से कंडीशन देनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहीं पे आप क्या कर देंगे, मैं इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहीं पे क्या कर दिया, ग्रेटर देन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैंने कहा काउंट इफ, रेंज दी मैंने, ठीक है, और कॉमा, ये सर देखा आपने 4 आ गया। यही काम मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैंने कहा काउंट इफ, रेंज दी मैंने, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, ग्रेटर देन, मैंने क्या कर दिया इसको 50, ये देखो, ठीक है। ये काम मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैंने कहा इन्वर्टर कॉमा काउंट इफ, रेंज असाइन की मैंने, ठीक है, कॉमा, मैंने कहा इन्वर्टर कॉमा ग्रेटर देन, इन्वर्टर कॉमा एंड का साइन लगाया, और इस सेल का एड्रेस दे दिया कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको तुमने ग्रेटर देन कंसीडर करना है। और मैंने क्या कर दिया, इसको एंटर की प्रेस कर दी,
0 आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे 60 लिखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो आपके बहुत सारे मेथड्स, आप किस तरह से काम करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप बात करते हो नंबर्स में, ठीक है, अगर आप कंडीशन काउंट इफ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे नंबर्स की बात होती है, तो वहाँ पे फिर आपको बताया गया था लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कुछ होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इनके मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर करवा सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर जस्ट हमारा इक्वल का ही ऑपरेटर यूज होगा। टेक्स्ट के अंदर हमारा इक्वल का, टेक्स्ट के अंदर आप ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन, इक्वल टू चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर आप सिंपल सा ग्रेटर देन का मतलब इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना है पास वाले कितने हैं। ठीक है, पास वाले कितने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फंक्शन लगा दूंगा। मैंने कहा काउंट इफ, अच्छा लाजमी नहीं कि आप यहीं पे फंक्शन लगाएं, आप जहाँ पे आपको आंसर शो करवाना है, आपको दूसरी शीट पे आंसर शो करवाना है, आप दूसरी शीट पे लगा दें। ये देखिए मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका आंसर इस शीट पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये शीट पे आ जाऊँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट इफ शीट 1 पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा दिया मैंने और क्राइटेरिया दे दिया, क्या किसके बराबर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया। इसके अंदर हम क्या क्या देंगे, हमने यहाँ पे दे दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओनली मेल। ठीक है, और मेल नहीं है, ये पास फेल है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया पास। ये देखें, एंटर कर दिया, 6 आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, आप इसी तरह से सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अच्छा, अब बात को आपने ध्यान से समझना है। सेल एड्रेस कंडीशन मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये टेक्स्ट कंडीशन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल लिखूँ तो वो मेल को काउंट करे और फीमेल लिखूँ तो फीमेल को काउंट करे। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने आंसर यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया काउंट इफ का। यहाँ पे आता हूँ शीट 1 के ऊपर और मैंने यहाँ से डाटा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं शीट 2 पे वापस जाऊँगा ना, तो मुझे एरर दे देगा। ये देखो यहाँ पे ये इसने क्या कर दिया, आपकी शीट 2 को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा ना फंक्शन, ये देखो मैंने ये सेल का एड्रेस दे दिया और मैंने क्या कर दिया, इसको एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया पास। ये देखो 0 देगा, फेल लिख दूंगा देन तब भी वो क्या करेगा, आपको 0 देगा। क्यों 0 देगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसने शीट सेलेक्ट आ रहा है शीट 2, डाटा कहाँ पे आपके पास, शीट 1 पे है। ये देखो यहाँ पे इसने यहाँ ये वाला डाटा आपके पास शो कर रहा है। ये देखिए शीट 2 का, ये देखें 29 नीचे आएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप। तो आप जब दूसरी शीट के ऊपर कभी फंक्शन लगाएं तो बस ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी कि जो पाथ आ रहा है, शीट नंबर आ रहा है, वो एग्जैक्ट आना चाहिए। आप वापस क्लिक करेंगे, कॉमा लगा के आप आते तो आपको समझ में आ जाता। कॉमा लगा के आप आते तो देन क्या होता है, आपको समझ में आ जाता। जैसे कि मैं यहाँ पे ये देखो अगेन आ रहा हूँ, मैंने कहा काउंट इफ रेंज असाइन की। ये देखें, अब मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया। दोबारा शीट 2 पे आऊँगा तो यहाँ पे शीट 2 आ रहा है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा शीट 2 का और सिंपल सा यहाँ पे सेल का एड्रेस दे दूंगा। ये देखो, ना भी ख़त्म करते तो देन कोई मसला नहीं था, ना भी ख़त्म करते तो कोई मसला नहीं था। ये या आप क्या कर सकते हो, इसको नेम दे दो। ठीक है, कैसे नेम दे दो, इस रेंज को आप सिलेक्ट करो और जो भी आपने नाम देना है वो आप नाम दे दो, और ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपने देखा था काउंट ब्लैंक देखा था। ठीक है, काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक क्या करता है,
ब्लैंक क्या करता है, खाली सेल को शुमार करता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें काउंट ब्लैंक, ठीक है, अब इसके अंदर भी एक ही आपके पास क्या आ रहा है, आर्गुमेंट आ रहा है। आप इस तरह से कॉमा लगा के आप अलग अलग सेल एड्रेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ एक सेल को सिलेक्ट करना है, या एक साथ आपने एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, या रो को सिलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर है, या पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, या पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट समटाइम कभी ऐसा हो जाए कि आपको मल्टीपल डाटा में चेक करना है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इन तीनों चारों फंक्शनों में बताओ ब्लैंक सेल कितने हैं, ठीक है। इन चारों फंक्शन जहाँ पे मैंने लगाए यहाँ पे मुझे बताओ ब्लैंक सेल कितने हैं। तो मैं इस तरह से डाटा को सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो कल को यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखी जाएगी जो ब्लैंक कॉलम हमने छोड़े हुए हैं, तो वो उसको क्या कर लेगा, माइनस कर देगा। अगर मैं अभी क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो बड़ा ये देखिए 30 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो बस इसके अंदर देखना था, काउंट वाले के अंदर, काउंट ए वाले के अंदर, और इसी तरह काउंट इफ और काउंट इफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 0 शो करना चाहिए था, हमारे पास क्या 0 शो करना चाहिए था। तो ये खाली सेल, इनको ये वाले खाली सेल को भी शुमार कर रहा है, तो हमें इन खाली सेल को शुमार नहीं करना, हमें इन वाले खाली सेल को शुमार नहीं करना है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, मैं चाहता हूं कि मुझे ये काउंट ए के अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, या काउंट के अंदर या काउंट इफ के अंदर, इनके अंदर मुझे देखना है कि ब्लैंक सेल कितने हैं, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करूंगा जी, बताएं मुझे जल्दी से। अगर मैं रेंज दूंगा तो वो इनको भी सिलेक्ट करेगा ना। अगर मैं यहाँ पे रेंज देता हूँ तो ये उसको भी सिलेक्ट करेगा जो इसके बीच में आपके खाली सेल आ रहे हैं। ये लो, मैं रेंज देता हूँ, ये देखो, ये देखो, एंटर किया तो मेरे पास 30 आंसर आ रहा है। मुझे ये वाले, मुझे खाली ये इस काउंट के अंदर जो डाटा आ रहा है उसको इंक्लूड करना है, उसको चेक करना है, काउंट ए के अंदर, काउंट इफ के अंदर और काउंट इफ के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल खाली है, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक सेल खाली है, और यहाँ पे हमारे पास 3 आना चाहिए। हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल्स में देखी थी, ठीक है, बहुत डिटेल्स में देखी थी। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल के अंदर आप लोग के लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। बहुत सारे काम आपने देखा, काउंट इफ 3 तरह से हमने काम देखा कि एक ही काम हम 3 तरह से कर रहे हैं। सेल का एड्रेस देख के कर रहे हैं, हाँ, फंक्शन के अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, उसको पार्ट में कर दिया, जो हमारा लॉजिक थी वो हमने फंक्शन के अंदर टाइप कर दी, और सेल का एड्रेस हमने अलग से दे दिया। तो आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। अब जैसे कि काउंट ब्लैंक के अंदर आप देखते हो, आपको पता है काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या काम करता है, एम्प्टी सेल काउंट करके देता है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रेंज हैं, ठीक है, मल्टीपल रेंज है। काउंट ब्लैंक के अंदर आप एक टाइम पूरी शीट को सिलेक्ट कर ले, एक कॉलम को सिलेक्ट कर ले, एक रो को सिलेक्ट कर ले, या किसी स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब उसके अंदर आप मल्टीपल, जिस तरह से सम के अंदर आपने देखा, काउंट के अंदर देखा, वैसा काम नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, या तो आप सम का फंक्शन यूज़ कर ले, सम के फंक्शन के अंदर काउंट ब्लैंक रख ले, या अलग से काउंट ब्लैंक को प्लस करवा दें। ये प्लस वाला जो सीन है, सम वाला सीन है, ये हम काउंट इफ़ के अंदर भी कर सकते हैं। ये काम हम काउंट इफ़ के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 30 दे रहा था, मैंने क्या किया, काउंट, अच्छा मैंने 2 तरह से आपको दिखा देता हूँ। मैंने सम, ठीक है, और मैंने कहा काउंट ब्लैंक, ठीक है, और मैंने ये रेंज दे दी। मुझे पता है काउंट ब्लैंक के अंदर एक ही मैं रेंज दे सकता हूँ। ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाया, फिर मैंने क्या किया, काउंट ब्लैंक का फंक्शन ओपन किया, और मैंने यहाँ पे उसको रेंज असाइन कर दी। ब्रैकेट क्लोज की, कॉमा लगाया, फिर मैंने काउंट ब्लैंक का फंक्शन ओपन किया,
ठीक है, रेंज दी, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज की, कॉमा लगाया और काउंट ब्लैंक का अगेन मैंने फंक्शन यूज़ किया और ये रेंज दे दी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर किया, मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये काम आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपने कहा काउंट ब्लैंक रेंज असाइन की, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस काउंट ब्लैंक रेंज असाइन की, ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर आपने कहा काउंट ब्लैंक रेंज असाइन की, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर आपने कहा काउंट ब्लैंक सेलेक्ट की और एंटर कर दिया। ये देखिए, ठीक है, ये काम आप उसके अंदर भी कर सकते हैं कि इसके अंदर काउंट इफ के अंदर, अगर हम काउंट इफ की बात करें तो उसके अंदर भी आप एक से ज़्यादा रेंज नहीं दे सकते। ठीक है, एक से ज़्यादा रेंज नहीं दे सकते, उसके अंदर आप भी ये सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमने काउंट इफ्स भी देखा था, ठीक है, तो वो आपको पता है काउंट इफ्स किस लिए होता है जी, काउंट इफ्स भी देखा था, किस लिए होता है काउंट इफ्स, इफ्स अच्छा, कोई अगर लास्ट क्लास तक हमारा फंक्शन रह जाए रिवीजन करने वाला तो आप बता देगा ताकि हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश करूँगा फुल के जो आपको बताई गई चीज़ें वो दोबारा से बता सकूँ। ठीक है, मुझे काउंट इफ्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल कंडीशन के लिए है। अब काउंट इफ सिंगल कंडीशन के लिए होता है, सिंगल कंडीशन के लिए, ठीक है, काउंट इफ्स आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहा कि आपके यहाँ पे मैंगोज पड़े हुए हैं, डिफरेंट फ्रूट मार्केट में आप आए हो और वहाँ पे मैंगो के बॉक्स पड़े हुए हैं और एप्पल्स के पड़े हुए हैं, ग्रेप्स के पड़े हुए हैं, पाइन एप्पल, इस तरह से डिफरेंट। आपको कहा गया कि आपने क्या करना है, मैंगो के बॉक्स काउंट करने हैं, तो उसके लिए आपने लगाया काउंट इफ का फंक्शन। अब आपके पास वहाँ पे जो मैंगो के बॉक्स पड़े हुए हैं उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये कौन सा मैंगो है, मैंगो की टाइप है। अब आपको आगे टाइप का बोला जाता है कि भाई ये मैंगो इस टाइप के कितने पड़े हुए हैं, तो उसके लिए फिर आपको काउंट इफ्स यूज करना पड़ेगा मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत देखी थी। देन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल, मल्टीपल कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन अगर आपके पास हैं तो आप काउंट इफ्स लगा सकते हैं। एक कंडीशन के लिए भी आप काउंट इफ्स लगा सकते हैं और एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए भी आप काउंट इफ्स लगा सकते हैं। तो हम उसके बाद हमने क्या देखा था, काउंट एक, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक हो गया। इसी तरह से हमने सम देखा था। ठीक है, हमने सम देखा था। ठीक है, सम का आपको पता है, सम इफ देखा था और सम इफ्स देखा था। मुझे बताओ सम इफ और सम इफ्स में कोई आपको इश्यू हो, सम इफ में कोई आपको इश्यू हो? जी, जिस तरह से आपने काउंट का फंक्शन हमने आपको बताया, इसी तरह सम है। काउंट के अंदर आप काउंट करते हैं, सम के अंदर आप जमा करते हैं। अगर आपको मैं कहा जाता है जमा करना है किसी कंडीशन के मुताबिक तो आप सम इफ लगाते हैं। मल्टीपल कंडीशंस के मुताबिक अगर आपने किसी चीज़ को सम करना है तो आप क्या करेंगे, सम इफ लगाएंगे, इफ्स लगाएंगे। सम इफ सिंगल कंडीशन के लिए और सम इफ्स मतलब सिंगल और एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए आप क्या करते हैं, सम इफ्स लगाते हैं।
एक टाइम काउंट इफ्स कर दें, काउंट इफ्स कर दें। अच्छा चले अकाउंट इफ भी कर देते, डाटा मैं कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। काउंट ठीक है, डाटा मैंने कहा यार डाउनलोड कर लें ताकि इजी से हो जाए। अच्छा मैंने ये डाटा कुछ निकाला है, अब मुझे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, काउंट इफ से रिलेटेड इसने न्यूमेरिक, ठीक है ये देखें यहाँ पे इसने क्या किया, काउंट इफ क्या किया हुआ है, काउंट इफ का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। क्या वो इस रेंज में देख रहा है, रेंज के अंदर A1 से A5 के अंदर 20 वाले कितने नंबर हैं आपके पास, क्या आ गया, एक आ गया। इसी तरह से वो देख रहा है कि उसने आपको सेल एड्रेस के थ्रू करके दिखाया। फिर इसी तरह से उसने आया ग्रेटर देन इक्वल, इस रेंज के अंदर ग्रेटर देन इक्वल कितने हैं, तो अगर हम बात करें तो एक 10 और 20, मतलब क्या आना चाहिए हमारे पास, दो आंसर आना चाहिए, दो। अब यहाँ पे उसने सेल एड्रेस के साथ एंड जो अभी हमने काम किया है, इसी तरह से इसने नॉट इक्वल, इस रेंज के अंदर मतलब नॉट इक्वल 7, तो क्या आ गया 4, 1 2 3 4 5, हमारे कितनी वैल्यू आ रही हैं, 5 वैल्यू आ रही है। मैं जूम कर देता हूँ, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यू आपने मालूम करनी है, इस वैल्यू के अलावा आपने तमाम वैल्यू मालूम करनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं, जैसे कि आपको बताया। ये देखो इस रेंज के अंदर वो नॉट इक्वल 7 को बस क्या करेगा, 7 के अलावा तमाम नंबर्स को काउंट करेगा। अभी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 कर दूंगा ना, तो ये क्या कर देगा, मेरे आंसर को 5 कर देगा। ये देखें, देखा आपने। ठीक है, इसी तरह से नीचे में आता हूँ तो यहाँ पे वही तमाम चीज़ प्लस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आप क्राइटेरिया के साथ भी देख सकते हैं। उसने कहा A1 से लेके A5 कॉमा क्राइटेरिया 3, इस रेंज के अंदर 3 वाले कितने नंबर हैं। ठीक है,
3 वाले कितने नंबर है, एक नंबर है। इसी तरह से उसने कहा काउंट इफ रेंज, और 7 वाले कितने नंबर हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास 7 वाला भी एक नंबर है, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा एक और एक, तो बीच में प्लस का साइन लगा हुआ, वो क्या कर देगा, हमें 2 दे देगा। ये देखा आपने। इसी तरह टेक्स्ट ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे भी काउंट इफ का फंक्शन यूज हुआ, ये देखें, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये हमारे पास डाटा है जहाँ पे स्टार मून स्टार्स लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, स्टार इसके अंदर शुरू में स्पेस दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें स्टार लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार 12 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास काउंट इफ के अंदर उसने कहा, क्या कहा, A1 से लेके A7 तक रेंज दी है, कॉमा, और क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार लिख दिया। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताएं, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 1 2 3। अच्छा, एम रजा कह रहे हैं 2 आएगा, ठीक है, एंटर किया तो हमारे पास क्या आया, 2 आंसर आया। क्यों, क्योंकि स्टार वाली वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, इसके अंदर स्टार्स आ रहा है और इसके अंदर शुरू में स्पेस आ रहा है और इसके अंदर एंड में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो वो क्या करेगा, स्टार को ही काउंट करेगा। बिल्कुल। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे पे आते हैं तो यहाँ पे 1, ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, 1 दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि स्टार के आगे कोई भी नंबर हो, ठीक है, स्टार के आगे कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो वो उसको क्या कर ले, काउंट कर ले। तो अभी अगर हम बात करें तो 1 आ रहा है, अगर मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ नंबर, तो ये देखेंगे हमारे पास क्या हो गया, इसने क्यों नहीं किया, STAR नहीं, यार ये स्टार हम क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, और सही है ना, सही हो गया, सही हो गया, मैं नंबर को कर रहा था, नंबर को, तो नंबर को नहीं, मतलब कि स्टार्स, ये देखें एक आपके साथ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, बिल्कुल सही है, नंबर मेरे ज़हन में आ गया था। तो ये क्या क्वेश्चन मार्क का मतलब कि स्टार के आगे जो भी आपका अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे भी अगर मैंने लिख दिया रिजवान, ये देखें, तो ये क्या कर देगा हमारे पास, क्यों नहीं कर रहा, अच्छा डबल आर नहीं, एक लेटर क्यों, सही, अच्छा जी, ये एक लेटर, मतलब एक लेटर को क्वेश्चन मार्क ऑफ करेक्टर बताता है, ऑफ करेक्टर बताता है, सही हो गया, मतलब एक करेक्टर बताएगा, मतलब एक करेक्टर, मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या नाम लिख दूँ,
बैग लिख दिया, बैग्स लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे हैंड बैग लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, जिस तरह से ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, काउंट इफ रेंज कॉमा इन्वर्टर कॉमा, और यहाँ पे हमने कह दिया बैग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टर कॉमा, और हमने क्या कर दिया, एंटर। क्या दे दिया, 1 दे दी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बी एक कोई लेटर लिख देता हूँ, तो ये देखें क्यों लिख देता हूँ, तो ये 2 दे देगा। अगर मैं एक से ज़्यादा लिखता हूँ तो ये देखें 1 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क का कि एक अगर बैग के आगे अगर कोई एक लेटर लिखा होगा तो वो उसको काउंट करेगा, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर को काउंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ मेरे ज़हन में उल्टा हो गया था, मैं जो बता रहा था, इसके आगे स्टैटिक लगा हुआ, तो ये आगे स्टार के आगे जो भी होगा उसको वो काउंट कर लेगा, स्टार के आगे जो भी होगा उसको काउंट कर लेगा, 1 2, ठीक है, 3 और ये 4 आ रहा है। इस स्टार को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस है, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पेस को ख़त्म कर दूँ तो वो इसको भी क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा, ये देखें 5 हो गया, ठीक है। जो स्टार होता है ना, तो स्टार हम इसलिए लगाते हैं स्टैटिक के आगे, मतलब STR के आगे जो भी होगा उसको वो क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं बताई थी, बट अब यहाँ पे क्या है, शुरू में लगा दिया और एंड में लगा। अगर किसी टेक्स्ट के बीच में स्टार होगा तो वो क्या करेगा, उन तमाम चीज़ों को काउंट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैग की बात करता हूँ, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे बैग की बात करता हूँ, हैंड बैग है, बैग्स है, बैग है, ठीक है। तो अगर मैं शुरू में स्टार लगा देता हूँ और लास्ट में स्टार लगा देता हूँ, वो क्या करेगा, इसको भी काउंट कर लेगा, जिस तरह से यहाँ पे इसने ये काउंट किया हुआ, ये देखें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट इफ, ठीक है, रेंज दी कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टैटिक का साइन दे दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैग स्टैटिक का साइन लगा दिया, ठीक है, इन्वर्टर कॉमा, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्या आ गया, 3। अब ये देखें, शुरू में लास्ट में कुछ भी हो, शुरू में लास्ट में कुछ भी हो उसको क्या कर लेगा, ये काउंट कर लेगा। शुरू में स्टैटिक का मतलब क्या है, अगर लास्ट पे आप लगाते हो तो बैग के आगे कुछ भी लिखा होगा उसको काउंट करेगा। अगर आप शुरू में लगाते हो, अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ स्टैटिक, अगर मैं यहाँ से ये स्टैटिक हटा देता हूँ, ये क्या करेगा, फिर क्या आंसर आएगा मुझे बताओ, फिर मेरे पास क्या आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ से बैग से लास्ट से स्टैटिक हटा दिया, दो आएगा, 1 आएगा, या 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, क्या आया, 1, क्योंकि शुरू में बैग के ये इसको काउंट कर रहा है, इन दोनों को काउंट नहीं कर रहा, पहले 2 को काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि बैग के आगे कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बैग से पहले कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैग की जगह बैग्स कर देता हूँ, हैंड बैग्स कर देता हूँ, ये देखें, तो इसको भी वो क्या करेगा, काउंट नहीं करेगा फिर, ठीक है, फिर इसको भी वो काउंट नहीं करेगा। तो इसके अंदर भी उसने ये बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो वो सबको काउंट कर लेगा, ठीक है। 7 आपके पास ये तमाम वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो काउंट इफ रेंज दी कॉमा, और मैंने इन्वर्टर कॉमा के अंदर स्टैटिक दे दिया और इसी तरह क्लोज कर दिया, तो वो क्या करेगा, सबको काउंट कर लेगा, ये तो कुछ भी हो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर इसकी जगह फिर हम वो क्यों नहीं लगा दें, नंबर वाला क्यों ना लगा दें, मतलब काउंट का फंक्शन, ठीक है, काउंट ए का फंक्शन, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह काउंट बुलियन, ठीक है, बहुत इसके अंदर एडवांस आपके पास आ जाएगा। काउंट बुलियन आपके पास आ रहा है, 2 1 आपके पास आ रहा है। यहाँ पे उसने क्या किया है, ट्रू वैल्यू को काउंट कर रहा है, ये देखें, इस रेंज के अंदर ट्रू वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। इसी तरह से फॉल्स वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये ट्रू फॉल्स भी आप चेक कर सकते हैं।
काउंट एरर, ये आपके पास एरर शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें नेम वाले कितने एरर हैं, ठीक है, नेम वाले कितने एरर है, डिव वाले कितने एरर हैं, ये देखें, ये आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर भी वो आपको क्या कर रहा है, काउंट इफ्स, ठीक है, ये आपके पास इफ्स आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो आ रहा है, इसके अंदर कंडीशन क्या लगाई हुई है, काउंट इफ्स, ठीक है, A1 से लेके A8 और गूगल, और फिर उसने आपके पास आ गया क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 दी और क्या लिख दिया, सेंड वर्ड लिख दिया। अब जिस टेक्स्ट के आगे, जिस गूगल के आगे स्टैंडफोर्ड होगा तो बस उसी को वो काउंट करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो किस किस गूगल के आगे है, एक इस गूगल के आगे आपको मिलेगा, इस गूगल के आगे आपको नहीं मिल रहा और इस गूगल के आगे मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, आपको 2 आंसर दे देगा, ठीक है, आपको 2 आंसर देगा। इसी तरह से और क्राइटेरिया इसने लगाया हुआ है, जिस तरह से अभी हमने किया था, इसने इफ़ के साथ किया हुआ है, इसने वही काम किया हुआ है, इफ़ के साथ किया हुआ है। अगर ये इफ़ हटा भी देगा तो देन तब भी आपका काम हो जाएगा, मतलब वो क्या कर रहा है, सम कर रहा है, इफ़ का फंक्शन लगा के, ये देखें और क्राइटेरिया चेक करें, वही काम आप कर सकते हैं, गूगल और स्टैनफोर्ड देख रहा है वो। सम का फंक्शन, सम के फंक्शन के अंदर उसने क्या किया, इफ़ का फंक्शन लगाया हुआ है, इफ़ के फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट ये दे दिया, ठीक है, ये पूरा लॉजिकल टेस्ट है, ये वैल्यू ट्रू 1 और वैल्यू फॉल्स आपके पास 0 आ गई। अभी लॉजिकल टेस्ट में वो क्या कर रहा है, A1 रेंज पूरी दी बराबर है किसके, गूगल के, प्लस उसी के अंदर उसने फिर दूसरी मल्टीपल रेंज दे दी और कंडीशन B1 बराबर है स्टैनफोर्ड के, तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मोर अबाउट यहाँ पे वो डुप्लीकेट यूनिक आपके पास ये भी हमने देखा है, ठीक है, ये देखो काउंट इफ एज आपके पास आ गया ग्रेटर देन 30 के, ठीक है। इसी तरह से ये आपने उसने क्या किया, काउंट इफ, अब यहाँ पे उसने एज यूज़ कर दी, एज लेस देन एवरेज, ये आप छोड़ दिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ये लैन सब्सिट्यूट, ये देखें अब बहुत, अगर आप जब जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, लैन का हमने फंक्शन पढ़ा था, सब्सिट्यूट का हमने फंक्शन पढ़ा था, अब ये क्या कर रहा है, उसके अंदर से डॉग निकाल के आपको दे रहा है, ठीक है, ये देखें, मतलब डॉग निकाल के दे रहा हूँ, कह रहा हूँ ये आपके पास कितने वर्ड हैं इसके अंदर, वो आपको बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कैट, ठीक है, ये आपको वर्ड बता रहा है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये देखें। मैं इसके अंदर आके चेंज कर देता हूँ, कॉमा एक और कैट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या कर देगा, 2 दे देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप किसी भी एरे में टेक्स्ट में से किसी स्पेसिफिक को मालूम करने के कितनी दफ़ा ये आ रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसने लैन का फंक्शन लगाया, टेक्स्ट दिया, उसको माइनस कर दिया उसने लैन के साथ, फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट, फिर उसने A1, ये देखें ऑल टेक्स्ट क्या है, ऑन न्यू टेक्स्ट क्या है, उसको ख़त्म किया, फिर उसको डिवाइड कर दिया, और क्राइटेरिया का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, देखें उसने यही काम 2 तरह से आपको करके दिखाया, देख रहे आप। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कोई फंक्शन जो आपको समझ में ना आया हो। अच्छा हम इफ़ का देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ का फंक्शन हमने देखा था, इफ़ का फंक्शन क्यों यूज़ होता है, इफ़ का फंक्शन अच्छा, इफ़ के फंक्शन से पहले हम मेन छोटे छोटे देख लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। मैक्स
मेरे पास ये कुछ डाटा है। मिन का फंक्शन क्या काम करता है? मिन का कोई बात नहीं है अहमद रजा, हम लैन सब्स्टिट्यूट हम नेक्स्ट क्लास में आराम से देख लेंगे सिंगल सिंगल करके। आपको समझ में नहीं आया मिन और मैक्स का क्या फंक्शन, क्या काम करता है? मिन मैक्स स्मॉल जी। मिन मतलब कि आप किसी भी एरे में सबसे छोटा नंबर मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? मिन का फंक्शन यूज करते हैं। हमने कहा मिन, ठीक है, रिटर्न अ स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। तो ये आपको क्या करेगा, जो भी आप उसको रेंज दोगे उसके अंदर वो क्या करेगा, सबसे छोटा नंबर आपको मालूम करके देगा। मीन अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो नंबर 1 नंबर 2 आप इंडिविजुअली एक एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो और एक साथ भी आप रेंज भी असाइन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रेंज भी असाइन कर सकते हैं जैसे कि ये देखो, और मैंने क्या किया, कॉमा 52 हार्ड कोड में लिख दिया। मैं इस तरह से भी काम कर सकता हूँ। ये काम मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। मेरे पास सब में सेम आंसर आएगा। ओह ये देखो, ठीक है, मैं एक कॉलम में इंसर्ट कर देता हूँ और मैं इसको यूं भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास सब में क्या होगा, सेम आंसर आएगा। ये देखो, मिन क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू बताता है। इसी तरह से मैक्स के अंदर भी आप यही जो मिन के अंदर हमने काम किया है वो हम मैक्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तक ये रेंज ले ली, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया, ये सेल का एड्रेस दे दिया और 98 मैंने हार्ड कोड में लिख दिया। ये देखो, ये काम है जिस तरह से मिन के अंदर जो काम मैंने किया वो इसी तरह से हम मैक्स के अंदर भी कर सकते हैं। ये देखें, एक एक सेल सेलेक्ट करना है, आप एक एक सेल सेलेक्ट कर लें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करते हैं। स्मॉल और लार्ज क्या करता है? स्मॉल और लार्ज क्या करता है? स्मॉल और लार्ज क्या करता है? मिन और मैक्स क्या करता है? आप जो भी उसको रेंज देते हो, एरे देते हो, ठीक है, उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो आपको रिटर्न करता है। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, मैक्स क्या करता है, आपको सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है। स्मॉल और लार्ज का थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि आपको कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, कौन सा लार्जेस्ट नंबर चाहिए। आप स्मॉल और लार्ज की मदद से अपनी मर्जी से स्मॉल नंबर निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, जो भी आपको नंबर चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। तो मैंने स्मॉल, ठीक है, मैंने यहाँ पे एरे दिया, मुझे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, मैंने कह दिया 1, ठीक है, एंटर किया, दिया 52। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के अंदर 2 लिख देता हूँ, ये क्या करेगा, इस रेंज के अंदर जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा 52 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो मेरे पास शो कर देगा। 61 आ गया। अगर मैं 3 करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, 66 आएगा। ये देखें, इसी तरह से लार्ज के अंदर भी ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर वो काम नहीं आप कर सकते जो हमने काम मिन मैक्स में किया था कि हम मल्टीपल इस तरह से ले लें, ठीक है, स्मॉल ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया, ठीक है, ये सेल सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने ये 2 सेल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस तरह से स्मॉल ये रेंज हमने दे दी, ठीक है, और कॉमा दे दिया, ये सेल सेलेक्ट कर लिया या ये सेल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देख के हम 98 खुद टाइप कर दें तो ये हमें एरर दे देगा। तो वो कहेगा यू हैव एंटर टू मैनी आर्गूमेंट फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए फिर प्लस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, सम वगैरह यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो जमा कर देगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा तो आंसर आपके सही नहीं आएगा। तो इसके अंदर आप एक दफ़ा ही रेंज असाइन कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक दफ़ा ही रेंज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। लार्ज के अंदर जिस तरह स्मॉल का फंक्शन है इसी तरह से आपका लार्ज का फंक्शन है, ठीक है। लार्ज एरे दे दिया और इसके अंदर हमें कौन से नंबर का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 1 तो ये फर्स्ट नंबर दे देगा 98, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह कर देता हूँ 2 तो सेकंड स्मॉल लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 98 के बाद 98 से छोटा नंबर क्या है हमारे पास
98 से छोटा नंबर हमारे पास है 95, तो ये हमें क्या कर देगा रिटर्न में 95 रिटर्न शो कर देगा। 3 लिखूंगा तो 95 से जो छोटा नंबर है वो आपको दे देगा। फिर इसी तरह से हमने राउंड देखा था, ठीक है, राउंड अप देखा था। मेरे पास यहाँ पे 4.2 है, 4.5 है और 4.8 है, ठीक है। मैं यहाँ पे राउंड का फंक्शन लगाता हूँ तो क्या आएगा जी, नंबर ऑफ डिजिट आपको कितने चाहिए वो आप बता सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आपको कितने चाहिए वो आप बता सकते हो। तो मैंने इसको कह दिया भाई मुझे नंबर ऑफ डिजिट कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो वो आप बता सकते हो। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 4, ठीक है। मैं इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा राउंड में क्या कर रहा है, आपको पता है जिस तरह से मैथमेटिक्स में होता है कि 0.5 या 0.5 से अबव वैल्यू होती है तो वो क्या कर देता है उसको राउंड कर देता है। तो यहाँ पे 4.5 था तो उसने क्या कर दिया 5 कर दिया, 4.8 था देन उसको भी क्या कर दिया 5 कर दिया। और राउंड अप में क्या है, तो राउंड अप भी आप देख लें, ये आपका आगे जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत काम आएगा जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, बट उसके अंदर दूसरी तरह से है। ये राउंड अप राउंड डाउन है तो वहाँ पे राउंड है, राउंड अप और राउंड डाउन की जगह कुछ और चीज़ है। राउंड अप यूज़ किया मैंने नंबर और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया 0 दे दिया। एंटर करूँगा तो अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, अब मेरे पास राउंड अप में क्या करेगा, अब सब जगह पे क्या आएगा 5 आएगा, ये देखो, ठीक है। राउंड अप क्या करता है कि आपके पास पॉइंट के बाद कोई भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पॉइंट के बाद अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको वो क्या कर देता है राउंड अप कर देता है, मतलब बड़े नंबर में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से राउंड डाउन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, राउंड डाउन में क्या आंसर आएगा, राउंड डाउन में सब जगह पे क्या आएगा 4 आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने स्मॉल कौन सा फंक्शन देखा था, छोटे फंक्शन हमने कौन कौन से देखे थे, और राउंड हो गया, राउंड अप, ये सम इफ वगैरह हो गया, मिन मैक्स हो गया, लार्ज हो गया, फोर कैसे आएगा जी, 4 कैसे आएगा, ये राउंड डाउन कर रहा है, मतलब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको वो कंसीडर ही नहीं करेगा, वो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है, वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। अब वो 4.8 भी है तो देन तब भी वो उसको 4 कर रहा है, मतलब आप नाम से ही फंक्शन के नाम से ही वाकिफ हो गए राउंड डाउन। इसी तरह से हमारे पास आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हमने कह दिया फुल नेम। यहाँ मैंने ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए, सी डी, ठीक है, ई एफ कर दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है फुल नेम बनाना है। मैंने क्या किया, 2 तरह से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। किस तरह से, क्या मैं इस तरह से ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरह से ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरह से ये काम कर सकता हूँ,
सो आपको बताया गया था कि प्लस प्लस कर रही है, ठीक है। तो ये नंबर्स के अंदर काम करेगा, प्लस का जो ऑपरेटर है वो नंबर के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से अभी समझ लोगे तो आपको आगे जाके बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये नंबर्स के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर्स होते तो देन फिर वो इसको प्लस कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास फंक्शन कॉनकैटिनेट का, ठीक है। हमारे पास एक हमने फंक्शन पढ़ा था कॉनकैटिनेट का, तो वो क्या करता है, ज्वाइन सर्वर टेक्स्ट इनटू टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 एंटर। ये देखिए बीच में अगर आपने स्पेस देनी है तो आप इन्वर्टर कॉमा दे के भी स्पेस दे सकते हैं। ये देखिए नीचे ड्रैग करूँगा तमाम पे यही अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था एंड का साइन लगा देंगे, ठीक है। और ये देखें स्पेस देना हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे एंड, ठीक है, इन्वर्टर कॉमा स्पेस इन्वर्टर कॉमा एंड और ये वाला सेल, इसके बाद हमने देखा था इफ का फंक्शन, ठीक है। इफ का फंक्शन क्या करता है, इफ का फंक्शन कंडीशंस चेक करने के लिए, अगर ये है तो ये दे दो, अगर ये है, जिस तरह से हमने ग्रेड का बनाया था, जैसे हमने ग्रेड का बनाया था। अब फॉर एग्जांपल हमें क्या काम करना है, मुझे काम ये करना है कि हमारे पास जैसे कि 12 जो होते 12 महीने होते हैं, अगर यूज़र 1 लिखे तो जनवरी आ जाए, 2 लिखे तो वो फेब आ जाए, 3 लिखे तो मार्च आ जाए, 4 लिखे तो जून आ जाए। इस तरह का काम सारा हम इफ़ के थ्रू कर सकते हैं, इस तरह का काम सारा काम हम इफ़ के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह वीक डेज के ऊपर हम कर सकते हैं कि कोई यूज़र 1 लिखे तो संडे आ जाए, ठीक है, 2 लिखे तो मंडे आ जाए, 3 लिखे तो हमारे पास ट्यूसडे आ जाए, 4 लिखे तो वेडनेसडे आ जाए, 5 लिखे तो थर्सडे आ जाए। ये सारा काम हम क्या कर सकते हैं इफ़ के साथ, कि हमें कहीं पे इफ़ के अंदर हमारे पास 3 क्या होते हैं आर्गूमेंट्स होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम वैल्यू कंपेयर करवाते हैं, जहाँ पे आपको किसी वैल्यू को कंपेयर करवाते हुए कोई आंसर शो करवाना है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, काउंट इफ़ कह रहा हूँ, इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। 2 वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाते हुए कोई आपको क्या करवाना है, आंसर शो करवाना है, तो वहाँ पे आप इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपको कहा गया कि अगर आप पास होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, आप कहते हैं कि भाई अगर इसकी परसेंटेज इतनी है तो देन इसको ये ग्रेड मिले, ये परसेंटेज है तो ये ग्रेड मिले। उसके लिए तमाम चीज़ें जहाँ पे आपके मल्टीपल कंडीशन, सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन आप चेक करवा रहे हो, ठीक है, उस बिहाव पे अगर कोई आप रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, इफ़ का फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 90 वाले को हमने क्या किया a प्लस, ठीक है, 80 वाले को हमने कहा a, ठीक है, b c और d, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया 70 60 और यहाँ पे हमने दे दिया 50, ठीक है, और यहाँ पे हमने 40 वाले को कह दिया फेल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या नंबर, जब आप लॉजिकल टेस्ट के अंदर वैल्यू को कंपेयर करवाओगे तो टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ कंपेयर करवाओगे, नंबर को नंबर के साथ कंपेयर करवाओगे, ठीक है, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ कंपेयर करवाओगे। ऐसा नहीं कि एक साइड पे आपके पास नंबर है, दूसरी साइड पे आपके पास परसेंटेज है, या आपके दूसरी साइड पे नंबर है तो आपका आंसर वो रॉन्ग कर देगा, वैल्यू आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने लॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या करवाना है, अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है तो राइट साइड पे भी आपके पास टेक्स्ट हो, लेफ्ट साइड पे आपके पास नंबर है तो राइट साइड पे भी आपके पास नंबर हो, लेफ्ट साइड पे आपके पास परसेंटेज वाली वैल्यू है तो राइट साइड पे भी आपके पास परसेंटेज वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये मेरे पास नंबर हैं, परसेंटेज में नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर, कुछ नंबर असाइन कर देता हूँ, 89 55 95, ठीक है, 62, ठीक है, 76 कर दिया, ठीक है, 40 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया
35 कर दिया। तो ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, तो इनके बिहाफ पे हमें क्या करना है, ग्रेड असाइन करना है। यहाँ पे हमने ग्रेड बता दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़, ठीक है, लॉजिकल, ये सेल किससे बड़ा हो, किससे 90 से, तो क्या करो, हमें A+ शो करवा दो। ठीक है, ओहो मैंने पूरा लिखा ही नहीं, कॉमा, और वैल्यू फॉल्स के अंदर अब मल्टीपल कंडीशंस आपके पास आ गई हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं या 21 यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इफ्स का फंक्शन आपके पास होगा, तो उसके अंदर आपके पास बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे आपको बार बार इफ़ का फंक्शन लगाना पड़ता। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो C20 के अंदर जो वैल्यू है, क्या वो बड़ी है 90 से? नहीं, तो वो क्या करेगा, ट्रू नहीं आपको रिटर्न करेगा, सीधा फॉल्स में चलेगा। तो फॉल्स में हमने दोबारा से इफ़ का फंक्शन लगा दिया। जितनी आपके पास कंडीशन हैं उतनी दफ़ा आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ का फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने अगेन इफ़ का लगाया। ठीक है, ये सेल बड़ा है किससे, 70 से, तो ये क्या करे, हमें B शो करवा दे। ठीक है, इसी तरह से हमने फिर दोबारा से इफ़ का लगा दिया। हमने कहा इफ़ ये सेल बड़ा है किससे, 60 से, तो क्या करे, ये हमें C शो करवा दे। इसी तरह से हमने कहा इफ़ ये सेल बड़ा है किससे, 50 से, तो ये क्या शो करवा दे, हमें क्या शो करवा दे, AD। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मेरा जो ग्राफ था, जो मैंने चार्ट बनाया था, वो थोड़ा सा गलत हुआ, मैं उसको सेट कर लेता हूँ। फिर मैंने कहा कि बाकी को मैं क्या कह देता हूँ, फेल। ठीक है, मैंने फॉल्स में क्या कर दिया, बाकियों को सबको फेल कर दिया। ये देखें, जितने ब्रैकेट्स ओपन थे उतने हम क्लोज कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो वो हमें एक पॉप बॉक्स देगा, देन उसके बाद ओके करने के बाद हमें वो क्या कर देगा, आंसर दे देगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 49 कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे ड्रैग करता हूँ, देख रहे हैं आप, 95 था तो क्या आ गया हमारे पास, 95 वाले को उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक क्या दे दिया, A दे दिया। ठीक है, D दे दिया, C दे दिया। तो इसने खुद ही आपके सामने जो कंडीशन मैच करेगी उस कंडीशन के मुताबिक वो क्या कर देगा, आपको आंसर दे देगा। जहाँ पे भी आपको इस तरह का काम करना होता है वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। समझ में आया आपको? इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 1 2, ये चार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, 6 7। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मंडे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्यूसडे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेडनेसडे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने थर्सडे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फ्राइडे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सैटरडे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने संडे लिख दिया। ओके हो गया। अब अगर मैं 1 लिखूं तो वो क्या करे, आपके पास मंडे शो करवा दे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इनपुट है, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया इफ़। ठीक है, जिस सेल के अंदर वैल्यू अगर है किससे बड़ी, अच्छा यहाँ पे हम क्या साइन, अब यहाँ पे हम क्या कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, लेस देन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ अगर यूज़र 1 लिखे येलो बॉक्स के अंदर तो वो मंडे शो करवा दे, अगर वो 2 लिखे तो वो ट्यूसडे शो करवा दे, अगर 3 लिखे तो वेडनेसडे शो करवा दे। तो यहाँ पे फिर हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन नहीं यूज़ करेंगे ना लेस देन, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। हमने कहा ये B39 के अंदर जो वैल्यू अगर वो बराबर है किसके, 1 के, तो ये क्या शो करवा दे, हमें मंडे शो करवा दे। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा कि भाई अगर नहीं 1 के अलावा कुछ और लिखता तो क्या करे, दोबारा से इफ का फंक्शन। फिर हमने कहा ये सेल बराबर है किसके, 2 के, कॉमा, और हमने इसके अंदर क्या दे दिया, ट्यूसडे दे दिया। इसी तरह से हमने क्या किया, दोबारा से इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, और ये सेल के अंदर बराबर है किसके, 3 के, तो फिर हमने क्या कर दिया इसको ट्यूसडे, अब हम दे देंगे इसको वेडनेसडे। ठीक है, फिर हमने इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, फिर हमने ये सेल बराबर है किसके, 4 के, तो क्या करो ये
हमें 4 पे क्या दे दे, थर्सडे दे दे, ठीक है। फिर हमने इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, फिर हमने कहा ये सेल बराबर है किसके, 5 के, तो क्या कर दो, हमें फ्राइडे शो कर दो, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने इफ़ का फंक्शन लगाया, जितनी आपके पास कंडीशन होंगी उतनी दफ़ा आपको इफ़ का फंक्शन लगाना होगा। मैंने कहा अगर यूज़र लिखता है 6 तो क्या करो तुम इसको सैटरडे शो करवा दो, अगर यूज़र लिखता है 7 तो तुम क्या करो इसको क्या शो करवा दो, संडे, ठीक है। जितने ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट आप क्लोज नहीं करेंगे तो आप ओके करेंगे तो आपको ये एरर देगा, और देन फिर खुद ही ब्रैकेट को क्लोज करके वो आपको ऊपर बता भी रहा है ब्रैकेट, ठीक है। डू यू वांट एक्सेप्ट दिस करेक्शन, तो मैंने यस कर दिया तो उसने उसको फॉल्स। जैसे मैं 1 लिखूंगा वो मुझे क्या करेगा, मंडे दे दिया। मैंने जैसे 2 लिखा ट्यूसडे दे दिया, मैंने 6 लिखा उसने क्या दे दिया आपके पास, ठीक है, क्या दे दिया, सैटरडे। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 तो वो मुझे दे रहा है फॉल्स, तो मैं चाहता हूँ फॉल्स ना शो करवाए, जैसे ब्लैंक सेल है फॉल्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा लास्ट वैल्यू थी उस ट्रू के बाद मैंने कॉमा लगाया, और मैंने यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा के अंदर वैल्यू दे दी, क्या दे दी, प्लीज एंटर नंबर 1 to 7, ठीक है। इसी तरह वीक डेज का आप कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से आपकी एज 18 से अबव है तो वो आपको क्या बता दे, NIC बन सकता है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इफ़ के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इफ़ के अंदर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इफ़ फंक्शन के अंदर, या अभी तक जो भी हमने चीज़ें देखी हैं इसके अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। डे टाइम वाला बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। अभी तक जो चीज़ें आपको करवाई गई हैं उसमें अगर आपको कोई इशू है, बाकी कल हम एच लुकअप, वी लुकअप, मैच, इंडेक्स, ठीक है, चूज़ का फंक्शन देखेंगे, एंड और का फंक्शन हम देखेंगे, और फिर हमारे पास टाइम के डेट के फंक्शन है उनको हम एक दफ़ा देख लेंगे। बाकी जो अगर कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो वो आप मुझे बता दिएगा, ठीक है। तो आप मुझे बता दें। नहीं, इससे पहले वाला काम क्या, कौन सा काम, ये वाला काम हम ग्रेटर देन लगा रहे हैं ना। अब वो क्या करेगा, अगर 90 अगर किसी के नंबर आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 आ गए, तो उसको क्या करेगा, ए ही कंसीडर कर रहा है, क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। हम चाहते हैं कि भाई 90 वाले को भी वो क्या करे, ए प्लस साइन दे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल कि ये C25 के अंदर जो वैल्यू है क्या अगर वो बड़ी है या बराबर है 90 के तो ए प्लस दे दें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन आप किस तरह की बना रहे हैं, लॉजिक आप किस तरह की डिपेंड करता है, लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो मुझे जल्दी से आप कमेंट में बता दें ये तमाम चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो। तो जैसा कि ग्रुप में भी मैंने देखा था कि आपको टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है, तो तैयारी है ना आप लोगों की सबकी। क्योंकि टाइम भी आपको बता दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम नहीं है तो उस दिन आप उस टाइम में अरेंज कर लें, और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे सर इंटरनेट नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। आप वीडियोस आपके पास मौजूद है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। कोई एक्सेल की में मसला है, इशू है तो एक्सेल वाली वीडियो देख लें, वर्ड में इशू है तो वर्ड वाली वीडियो देख लें, तमाम चीज़ें।
हमने वर्ड की लास्ट कल हमने रिवाइज किया था, इसी तरह से अभी हमारे पास 3 दिन है। इंशाल्लाह ताला हम सैटरडे तक कंटिन्यूसली क्लास लेते रहेंगे। देन फिर उसके बाद 3 दिन का गैप के बाद आपका टेस्ट होगा। टाइमिंग मैंने खुद ज़्यादा दी है। टेस्ट जब आपके सामने आएगा फिर आपसे हम टाइमिंग पूछेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2.5 घंटे आप 2 घंटे में 1 घंटे में करके दे दें, आधे घंटे में करके दे दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइमिंग आप ऐसा नहीं कि आपको जो टाइम बोला गया वही टाइम, वो टाइम आखिरी टाइम है, तब तक आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप कर लेते हो, उससे पहले आप सबमिट करवा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको जो टास्क दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के पता चल जाएगा आपको। नहीं, डरना क्यों, जो चीज़ें आपको करवाई गई है उसी से रिलेटेड जिस तरह से आपको पता वर्ड के अंदर आपको देता था, एक्सेल के अंदर देता था, वैसे ही टास्क आपको दिए जाएंगे। बस एक टाइम के अंदर आपने करके देने हैं। वो सिंगल होते थे, ये इसके अंदर एक ही टास्क में सब चीज़ें करनी होंगी। तो जिसका इशू है टाइम के हवाले से देख लेंगे, लेकिन एक दिन की बात है यार, एक दिन तो आप मैनेज कर सकते हैं, एक दिन का कोई ऐसा इशू नहीं है, एक दिन का कोई ऐसा इशू नहीं है। रात का टाइम नहीं रखा ताकि आप लोग भी इजी से, अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप इजी से अरेंज कर सकते हैं, तो इस वजह से रात का टाइम नहीं रखा। ये जो टेस्ट है ये तमाम हमारे पाकिस्तान वाले जितने भी भाई हैं जिन्होंने इस कोर्स में इनरोल हुए हैं, एडमिशन किया था, उन सब का टेस्ट होगा। ठीक है, कराची या आउट ऑफ सिटी। ठीक है, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं या कराची से बाहर उनका ताल्लुक़ है, तो तमाम का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं अभी आप ये चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हैं, अभी कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लिया गया कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होगी या ऑन साइड होंगी। तमाम चीज़ें देखते हुए आप लोगों की फिर ही आखिरी फ़ैसला किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने ग्रुप में देखा था कि वो बाहर जो आउट ऑफ सिटी वाले थे, तो वो ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल बेफिक्र है, अभी आपने टेस्ट देना है उसके बाद। ठीक है, ये तो आपका नहीं था ना, ये हमने आपको ऐड करवाया कोर्स, ताकि आपको जिनको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, क्लिक क्या होता है, ये तमाम हाइपरलिंक क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाए तो आगे जाके आपको आसानी हो। तो ये इसलिए आपको करवाया गया। मेन विजन जो आप लोगों का था वो आपका वेब एंड मोबाइल है, उससे आपने नहीं हटना, उससे आपने पीछे नहीं हटना। ठीक है, आपने क्लासेस नहीं ली, कोई ऐसा इशू नहीं, आप टेस्ट लाजमी दिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट का मैंने आपको बोला कि जिनके असाइनमेंट कंप्लीट होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टेस्ट आप सब दे सकते हैं, अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको वेब एंड मोबाइल में मूव हो जाएंगे आप। ठीक है, टेस्ट आपने लाजमी देना और उस टेस्ट को पास भी आपने लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा, कुछ हम पूरा आपको कहा था, कोई आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, सब चीज़ें हम करेंगे, सब चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, सब चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, जो कराची में जिनको इशू आ रहा है ना, जो कह रहे हैं लाइट नहीं होती, तो वो यहाँ पे हमारे कैंपस में भी आ सकते हैं। जो कराची में कह रहे हैं कि गैस और लाइट नहीं होती 2 से 5, तो वो हमारे यहाँ पे कैंपस में उस दिन 24 मई को यहाँ पे आके टेस्ट यहाँ पे आके कर लें। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम कि 24 मई को जो भी आपका, तो उस दिन आप यहाँ पे आके आप अपना टेस्ट दे दें। कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपने याद रखें। ठीक है, टाइम इशू क्या रात का थोड़ी रख सकते हैं यार,
चलो टाइम का मैं बात कर लेता हूँ। अगर दो टाइम मैं उनको बोलता हूँ, उनको कहता हूँ कि एक पोलो चला लें, जिसके ज़्यादा होंगे उस टाइम को हम फोकस कर लेंगे। एक तो ये 2 से आपको बताया हुआ है, 2:30 से 2 से जो भी है। एक और टाइम आपको शाम का दे देंगे, या ये जो क्लास वाला टाइम होता है ये टाइम दे देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो आपकी बात मैं आगे ये पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन टेस्ट भी देना है बेटा। ठीक है। आउट ऑफ सिटी का सबका टेस्ट ऐसे ही होगा, ऑनलाइन होगा, सबका ऑनलाइन होगा। और कराची वालों के लिए जो कह रहे हैं कि 2 बजे गैस या लाइट का इशू है, तो वो कैंपस आके मैं उनके लिए ये फेवर कर सकता हूँ, वो कैंपस आके टेस्ट दे सकते हैं। और टाइम आपको जैसे कि कुछ ने कहा कि टाइम का इशू है, कुछ कह रहे हैं नहीं टाइम का बिल्कुल इशू नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम व्हाट्सएप पे आपसे पूछ लेंगे, और जिस जहाँ पे ज़्यादा बच्चों का राय होगी उस साइड पे हम मूव करेंगे। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो चलें क्लास वाइंड अप करते हैं, और कोशिश करें कि लास्ट नेक्स्ट क्लास जैसे कल हमारी क्लास होगी, तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी मैं कर दूंगा, रिस्ट्रिक्शन हटा दूंगा। तो वहाँ पे जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी फंक्शन, बस फंक्शन का नाम लिख के सेंड कर दें, ताकि हम कल सबसे पहले वो फंक्शन देख लें। ठीक है, बाकी जो हमारी क्यू में बाकी फंक्शन हैं उनको भी हम देख लें। क्लियर? जो आपके इश्यूज़ हैं, जो भी फंक्शन से रिलेटेड या टूल्स के से रिलेटेड, वो आपने क्या करना है, आप मैसेज कर दें। ठीक है, ताकि हम वो वाले पहले देख लें, फिर बाकी जो हमारे पास क्यूज में फंक्शंस वगैरह तमाम चीज़ें हमारी एक्सेल की हैं वो हम देख लें। हमारे पास 2 दिन हो रहे हैं, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो बिल्कुल हाँ हाँ, यूट्यूब के पेज को आप हमारे शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी जो दूसरे आपके साथी हैं वो भी सीख सकें। नई कोर्स में इनरोल हुए कोई ऐसा इशू नहीं, वीडियोस देखते हुए वो सीख सकते हैं। प्रॉपर एक आपके सामने एक हम फ्लो लेके चले हैं। तो जितना हो सके आप जो यूट्यूब का पेज है उसको शेयर करें, ताकि लोग इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो कोशिश किया करें जो वीडियोस होती हैं उनको यूट्यूब पे लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, ताकि आपका फ़ायदा होता रहे। ठीक है, क्लियर? तो चलें, इजाज़त दें मुझे। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।